हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। आज हम जितने भी मोशन की जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई है, तो फिजिक्स जो है यानी फिजिक्स जो है बिना न्यूमेरिकल का हो ही नहीं सकता है। तो आज तक मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी जान लेना, समझ लेना, उसके बारे में भी अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना मैथमेटिकल प्रॉब्लम का फिजिक्स पूरा होता ही नहीं है। क्योंकि फिजिक्स को यदाकदा लोग कहते भी हैं कि फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो साथियों, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथ्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग जो हैं आज कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथियों, सॉल्व करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे वीडियो से जुड़े, देखे। थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन कम हुई है, सब्सक्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाइए ताकि हमारी हौसला बढ़ सके और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। तो साथियों, समय को बिल्कुल न गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चंस, हाँ एक बात और, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का आधार बनाया है। एनसीईआरटी को ही हमने लिया है। अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई ऐसे विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा जो साइड बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करना है, तो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें और मैं अपने जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कहता है यदि कोई वस्तु दूरी तय करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल्स। कहता है यदि हाँ, तो आप अपने आंसर को किसी एग्जाम्पल्स के द्वारा सपोर्ट करिए, उसको वेरीफाई करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, अब चलते हैं। तो जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन, चूँकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है साथियों, तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई कैलकुलेशन होगा सिर्फ जब हम सपोर्ट उसको करेंगे किसी एग्जाम्पल के द्वारा, उस समय हम एक कैलकुलेशन की बात करेंगे। अब ऐसे मेरा आंसर क्या है? एस है। मेरा आंसर एस है, हाँ होगा। मेरा आंसर क्या है? एस है, ये होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कहता है कब? तब कहता है व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ a moving object coincide कहता है हाँ हो सकता है। कब? when initial and final position of moving object coincide। कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, कहने का मतलब दोनों सेम हो जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में जैसा हमने कहा, जब हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो हमने लिखा था सबसे निचले पॉइंट में मैंने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो। मैंने इस पॉइंट को यहाँ इंक्लूड किया है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है यदि हमने रास्ते तय किए हैं। तो अब है कि इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे जीरो होगा। साथियों, इसे वेरीफाई करने के लिए हम एक पाथ लेते हैं, सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट, कहता है एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड टेक वन रेवोल्यूशन, द मूविंग ऑब्जेक्ट रीच एट दैट पॉइंट वेयर इट इज स्टार्टेड। कहता है कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है और एक रेवोल्यूशन लेने के बाद वस्तु वहीं पहुंचता है जहां से वो स्टार्ट किया था।
तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाए, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो भी फाइनल भी पॉइंट वही हो जाता है, इनिशियल भी वही हो जाता है। और जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम देर न करते हुए हम एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर सपोज दैट ये जो कंडीशन, ये जो पोजीशन है, ये ए है और ये कौन सा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ a moving object। और जब ये एक चक्कर लगाने के बाद आफ्टर टेक वन रेवोल्यूशन इट रिच ऑन द इनिशियल पॉइंट, एक रेवोल्यूशन लेने के बाद वो फिर इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो मान लिया जाए कि जब वो घूम करके आता है तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो बी है। बी क्या है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पोजीशन। Here we can say the initial and final point coincide. It means same. Here displacement in this circular path we calculate displacement. So displacement is equal to shortest distance between initial and final point। साथियों, जैसा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अगर इसको करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। क्यों? यहाँ पर आपको एक रीजन देना पड़ेगा 0 क्यों हुआ। यहाँ पर लिखेंगे on a circular path the initial and final position of an object, of a moving object coincide। इज वेरीफाइड। क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, ये हमने लिया और ये वेरीफाई हो चुका है। हम यहाँ लिखेंगे कि वी टेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, या मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हमको लेना है अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ। जहाँ हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ये एग्जाम्पल इसके ऊपर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। साथियों, इसमें कुछ और हम जोड़ देना चाहते हैं ताकि जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर हम एक लिमिट में ही हम प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए वो आपके लिए बेहतर होगा। साथियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये एक कंपैरिजन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या? एक कंपैरिजन है। और जब किसी संख्या को हम कंपैरिजन जब करते हैं तो इससे 3 तरह के कंडीशन उत्पन्न होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस अराइज व्हेन वी कंपेयर टू न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम 2 न्यूमेरिकल वैल्यू का जब कंपैरिजन करते हैं तब हम 3 तरह के कंडीशन को पाते हैं। पहला कंडीशन होता है या तो बड़ा हो सकता है। इसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। लीजिए, इसका कॉज क्या होगा? कब ये
बराबर होगा, काउच इसका होगा व्हेन इट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कब, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अब साथियों दूसरा कंडीशन कहता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यानी यूँ कहें कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से। ये कंडीशन कब अराइज होगा? दिस कंडीशन अराइजेस व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ कर्वीलिनियर पाथ। जब कर्वीलिनियर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा वो डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन डिस्टेंस, स्मॉलर देन डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम कॉज की बात करते हैं तो इसके पीछे जो कॉज होगा वो होगा व्हेन इट मूव on a curvilinear path, on a curvilinear path। ओके, अब कंडीशन तीसरा आता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। नहीं साथियों, ये कभी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो कंडीशन नंबर जो थर्ड है, कंडीशन नंबर थर्ड, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेवर, ये कभी हो नहीं सकता है। तो साथियों हमने इस तीन कंडीशंस का अध्ययन किया। इस तीनों को आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अराइज होते हैं। तो ये तीन कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखना है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फार्मर्स मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। कहता है किसान है जो अपने स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर जो खेत है उसके चारों तरफ चलता है, जिसकी साइड 10 मीटर है और वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड्स का समय लेता है, 40 सेकंड्स। तब कहते हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले द साइड्स ऑफ लिखेंगे गिवन दैट द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड का जो साइड है, फील्ड का जो साइड है वो कितना है? 10 मीटर। और टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन is equal to 40 seconds. In time 2 minutes
20 seconds. In time 2 minutes 20 seconds, find distance and displacement is equal to. अब साथियों इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड 10 मीटर है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड्स लगते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ स्क्वायर फील्ड, उसका सबसे पहले एक स्केच लेंगे, एक डायग्राम लेते हैं। ले जाइए, ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। ये स्क्वायर फील्ड में ए, बी, सी और डी। साथियों यहाँ पर जो साइड्स हैं जैसा कि दिया हुआ है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर और ये 10 मीटर। यहाँ पर हमें लेना है लेट द इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन ऑफ फार्मर बी ए को हमने इनिशियल पॉइंट मान लिया है। अब चूंकि एक रेवोल्यूशन लगाने में वो कितना समय ले रहा है, 40 सेकंड्स। तो आगे बढ़ेंगे तो स्पीड यहाँ पर निकालेंगे स्पीड, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय फार्मर in one revolution is equal to perimeter of a square is equal to 4 into side is equal to 4 into side is equal to 4 into 10 मीटर is equal to 40 मीटर। अब यहाँ स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फार्मर इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर बाई 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब साथियों इस फार्मर की जो स्पीड है वो निकल चुकी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब चूंकि साथियों यहाँ पे देखने की बात है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये मीटर पर सेकेंड में है, सेकेंड है, टाइम को सेकेंड में लिया गया है, तो यहाँ पर कभी भी ये मिनट में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा सेकेंड में ही होना चाहिए। जब ये 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 120 और प्लस 20 यानी 140 सेकेंड्स। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 140 सेकेंड्स इज इक्वल टू 140 मीटर। 140 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया गया है फार्मर के द्वारा। अब साथियों अब हमें आवश्यकता है कि इसका हम फाइनल पोजीशन खोजें। फाइनल पोजीशन कहाँ होगा, तो फाइनल पोजीशन खोजने के लिए हमें जो डिस्टेंस कवर किए गए हैं उसे देखेंगे। तो चूँकि 120 मीटर डिस्टेंस कवर करने में फार्मर्स को कितने रेवोल्यूशन लेने पड़ेंगे ये हमें निकालना होगा, तभी उसका फाइनल पोजीशन पता चलेगा। तो हम चलते हैं
number of revolution to cover 140 meter. Number of revolution to cover 140 मीटर। तो चूंकि जैसा आपको पता है कि 1 मीटर में तो एक रेवोल्यूशन में वो 40 मीटर कवर कर रहा है, तो 140 मीटर बाई 40 मीटर, इट मीन्स 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 रिवोल्यूशन। तो 3.5 मतलब 3 चक्कर और एक आधा चक्कर। तो जैसा कि ए इज़ द फाइनल इनिशियल पॉइंट, ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो ए जब इनिशियल पॉइंट है तो ए से जब चलेंगे तो एक चक्कर लगाएंगे, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और तीसरे के बाद हमें आधा लगाना है। तो ए से बी की ओर तरफ चलेंगे और बी से सी। तो ये सी इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर। से क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन हो जाएगा फार्मर का। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर टेकिंग 3.5 revolution, farmer final position is equal to C, at final position at C is the final position। अब C हमें जब फाइनल पोजीशन मिल गया है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसा कि हमने ये ले रखा है कि इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है और फाइनल पोजीशन सी है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये आपका ये होगा। और यहाँ पर इस डिस्टेंस को, AC डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होता है AC निकालने के लिए। तो यहाँ पर AC यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, और जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 10√2 मीटर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो A और C के बीच, वो इस स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज होगा। इस स्क्वायर का जो ये है A to C ये होगा, और इसी का हम लेंथ निकालेंगे। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC डायरेक्ट जो है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने 10√2 मीटर ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब साथियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है 3 तरह का कंडीशन से अराइज होते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। कब? कारण होगा व्हेन पाथ इज कर्वीलिनियर। दूसरा कंडीशन कहता है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
ये कंडीशन कब होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये कब होगा? पाथ इज स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और तीसरा जो कंडीशन है वो है कि डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये कभी हो ही नहीं सकता है, नेवर। यानी जो तीसरा कंडीशन आपका है, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये नेवर, ये कभी किसी भी कंडीशन में ऐसा हो नहीं सकता है। तो साथियों, हमने यहाँ पर 3 कंडीशंस की जो जिक्र किए हैं, ये 3 कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए और इसको जो है टोटल आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के बाद ये 3 कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं, इसलिए अपने दिमाग में इस तीनों कंडीशन को याद रखेंगे। साथियों, अब चलते हैं हम तीसरे सॉल्यूशन की ओर। साथियों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए सत्य क्या है? इसमें कहता है इट कांट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये दोनों कंडीशन मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कब होगा, कैसे होगा? पहला क्वेश्चन कहता है इट कांट बी जीरो, कहता है डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। ये गलत है। जैसा कि मैंने कहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3 का जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी पहला क्वेश्चन का कहता है इट कांट बी जीरो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो, इट मे बी जीरो। इट मे बी जीरो। कब? व्हेन फाइनल, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन of moving object coincide कहता है कि इट कांट बी जीरो, तो मैंने क्या कहा? नो, नहीं, इट मे बी जीरो, ये हो सकता है। कब? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कॉन्साइड, जब वो कॉन्साइड कर जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नो, मैंने तीसरा कंडीशन जो बताया क्वेश्चन नंबर 2 के जो सोल्यूशन में, मैंने तीसरा कंडीशन जो बताया कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं? इट्स मैग्नीट्यूड, मैंने इसका जिक्र किया है। मैग्नीट्यूड का 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेबल वैल्यू होता है और एक यूनिट होते हैं। तो कहता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नो, क्या होगा? नो, नेवर, ये ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जब होगा तो फिर कैसे उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? तो यहाँ पर ये जो है 9 है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में गलत है। ओके